नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो हर सिटीजन को समझना चाहिए। इंडियन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सिस्टम और दुनिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हमारी जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। तो चलिए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा हमारी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम्स के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प अस इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, वही सिटीजन जो अपने राइट और ड्यूटीज को समझते हैं। इसीलिए ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज पॉलिटी, अ क्विक ओवरव्यू। सबसे पहले लेट्स ब्रेक इट डाउन। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी एक सिस्टम है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व होते रहते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं और हमारी सोसाइटी को गवर्न करते हैं। सिंपल शब्दों में पॉलिटी का मतलब है गवर्नमेंट सिस्टम, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है और किस तरह से हमारे लीडर्स हमारी जिंदगी को शेप करते हैं। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारे लीडर्स को डायरेक्टली हम वोट करके इलेक्ट करते हैं, और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स भी अपने अपने लेवल पर अपने डिसीजन लेते हैं। ये स्ट्रक्चर काफी यूनिक है और इंडिया के डाइवर्स कल्चर और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर सिटीजन के राइट को डिफाइन करता है। ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जो हमारे पॉलिटिकल, लीगल और सोशल फ्रेमवर्क को आउटलाइन करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है और हमारे राइट्स को सेफगार्ड करता है। जैसे कि हम सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेशन से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। सो लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है? हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझना सिंपल है। हमारे पास 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूशन, इसमें है हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये लोग पॉलिसी डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। प्रेसिडेंट का रोल लार्जली सेरेमोनियल होता है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स ये डिसीजन मेकर्स होते हैं। नंबर 2, लेजिस्लेचर। ये हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और राज्यसभा में अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं। लोकसभा का मेन फंक्शन लॉज बनाना और गवर्नमेंट को चेक करना होता है। राज्यसभा का रोल थोड़ा डिफरेंट होता है, इट्स मोर ऑफ ए रिवाइजिंग चैम्बर। नंबर 3, जुडिशरी। ये वो ब्रांच है जो लॉज को इंटरप्रेट करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक ये इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ताकि पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950 में इनेक्ट हुआ था, ये सभी स्ट्रक्चर्स को गाइड करता है। यही हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की फाउंडेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक यूनिफाइड डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया है डिस्पाइट द डाइवर्सिटी वी हैव इन आवर पॉपुलेशन। नाउ मूविंग टू द पावर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहां हमारे पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का पावर है। तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं होता, इसका मतलब है कि हमारे पास राइट्स हैं और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल बना सकते हैं। ये डेमोक्रेसी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हर 5 साल में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लॉज बनाते हैं। तो ये एक प्योर पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। इंडिया में यूनिवर्सल सफरेज है, यानी हर सिटीजन को वोट देने का हक है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या जेंडर से हो। डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी चीज है अकाउंटेबिलिटी। अगर हमारे लीडर्स हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए काम नहीं कर रहे तो हम उनको नेक्स्ट इलेक्शन में रिप्लेस कर सकते। ये हमारी पावर है हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमें अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। सब कंट्रीज का अपना यूनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है और हर सिस्टम अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व होता है। जैसे कि हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यूएस के पास है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यूएस में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का हेड होता है। यहाँ एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेटिव पावर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। फिर एक यूनाइटेड किंगडम जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ एक क्वीन है, लेकिन उनकी पावर्स लिमिटेड है। रियल पावर पार्लियामेंट के पास है और गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर लीड करता है। यह सिस्टम काफी डिफरेंट है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से, लेकिन डेमोक्रेसी है। चाइना एक ऐसा देश है जहां पर वन पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब कुछ कंट्रोल करती है। यहाँ इलेक्शंस होते हैं लेकिन उन इलेक्शंस में अपोजिशन पार्टी का कोई रोल नहीं होता। ये एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। ऐसे ही एक डिक्टेटरशिप होता है नॉर्थ कोरिया, जिसका आपको पता ही होगा। सो लेट्स डिस्कस सम की इशू ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं कुछ की इश्यूज की जो दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम फेस करते हैं। सबसे पहले मेजर चले जाए करप्शन। हर सिस्टम में, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या ऑथोरिटेरियन रूल, करप्शन एक कॉमन इशू है। पॉलिटिकल लीडर्स का मिसयूज करना अपनी पावर्स को, पब्लिक ट्रस्ट को वीकन कर देता है।
दूसरा चैलेंज है इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी ये हर कंट्री में देखा जाता है। कुछ देश ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन सोशल इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना एक लंबा प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव सिस्टम जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, पर हर जगह ये आसान नहीं होता। तीसरा चैलेंज है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये उन कंट्रीज में होता है जहां डेमोक्रेसी की कमी होती है या फिर ऑथोरिटेरियन रेजिम्स के अंदर सिटीजन्स के राइट को सप्रेस किया जाता है। ये ग्लोबल इशू है और यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सॉल्यूशन के लिए। नाउ इंडियाज रोल ऑन द ग्लोबल स्टेज। इंडिया का रोल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी सिग्निफिकेंट हो गया है। इंडिया एक ग्रोइंग पावर है और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम्स को दुनिया के हर कोने में रिस्पेक्ट किया जाता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो कि इंडिपेंडेंट और प्रैग्मेटिक है, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गई है। इंडिया ने अपने फॉरेन रिलेशन को इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ अलाइन किया है। हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया के की कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रही है। इंडिया का रोल यूनाइटेड नेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीस कीपिंग ऑपरेशंस और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन में। इंडिया's commitment to peace and stability is reflected in its consistent participation in UN peacekeeping missions। आज हम दुनिया के लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं पीस कीपिंग मिशंस में, जहां हम अपनी आर्मीज को ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए डिप्लॉय करते हैं। गवर्नमेंट इश्यूज जैसे टेररिज्म, न्यूक्लियर डिसआर्मेंट और क्लाइमेट चेंज पर भी इंडिया अपने स्टांस को क्लियरली आउटलाइन करता है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल पीस को बैलेंस करते हुए हम अपनी लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं। सो द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ई गवर्नेंस भी एक ग्रोइंग ट्रेंड है जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और एफिशिएंसी इंक्रीज हो। हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होता जा रहा है थैंक्स टू सोशल मीडिया और ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। लेकिन फिर भी उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया और फेक न्यूज रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे इन चीजों को मैनिपुलेट करते हैं और झूठी खबरें फैलाते हैं और अंधभक्ति फैलाती है। सो इसके लिए देश को एक साथ होना होगा और ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज से हमें बचना होगा। नेक्स्ट इज एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का रोल भी पॉलिटिक्स में बढ़ने लगा है। अब गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज एआई का यूज कर रहे हैं वोटर्स बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में मदद के लिए। ये एक ऐसा शिफ्ट को इंडिकेट करता है जहां टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है। एक और फ्यूचर चैलेंज जो ग्लोबली पॉलिटिक्स को फेस करना पड़ेगा वो है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रहता, ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। इसके एफर्ट्स पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट्स को अपने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नदियां गंदी हो रही हैं, ओजोन लेयर खतरे में है और पोल्यूशन चरम पे है। AQI ने सिस्टम फाड़ रखे हैं। हमें अब अपने नेचर को बचाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। अपनी गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी हमें करनी पड़ेगी। हमें उनसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि हिंदू मुस्लिम और फालतू के डिबेट्स छोड़कर हमें जो है सबसे पहले अपनी नेचर को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन साइंस को बढ़ावा देना चाहिए। राइट। सो नाउ हाउ इंडिया कैन इवॉल्व पॉलिटिकली। इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को फ्यूचर में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि हमारी डेमोक्रेसी और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। सबसे पहला रिफॉर्म जो जरूरी है वो है इलेक्टरल रिफॉर्म। हमारे इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स को क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि करप्शन को रोका जा सके। और अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो जब हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जो है चारों तरफ मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों के नेता, तीनों के कार्यकर्ता पैसे बांट रहे थे। कोई 1500, कोई 2000, कोई 2500 रुपए। तो ये धांधली हर जगह है। कोई नहीं कह सकता कि ये पार्टी अच्छी है। सारे फ्रॉड हैं और सारे हरामखोर दल्ले बस देश को लूटने में लगे हैं। ठीक है, कोई दंगे फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें जो है सरकार बदलती रहनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए। हमें उनसे क्वेश्चनिंग करते रहना चाहिए। दूसरा रिफॉर्म जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बेटर बना सकता है वो है जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना जरूरी है। केसेस का रिजोल्यूशन जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट जुडिशियल सिस्टम पर बना रहे। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो है एक हाई कोर्ट के जज के पास 15 करोड़ रुपए ब्लैक मनी मिला, लेकिन उनका क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और कोलेजियम सिस्टम में ये अपने अंदर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो इस चीज को भी हमें देखना चाहिए और लोगों को साथ मिलकर इसमें आवाज उठानी चाहिए। तीसरा रिफॉर्म है पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करना चाहिए। अगर कोई पार्टी एक मैनिफेस्टो के साथ आती है तो उसको अपने प्रोमिसेस को इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन होने चाहिए। तो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू हमारे देश और दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में। पॉलिटिक्स का रोल सिर्फ इलेक्शंस तक नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ को शेप करता है।
गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल सिस्टम्स हमारे एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को, सोशल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज इन्फॉर्म सिटीजन्स अपने पॉलिटिकल राइट्स का इस्तेमाल करना, अपने लीडर्स को अकाउंटेबल बनाना और एक बेटर फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट करना। हर वोट इंपॉर्टेंट है, हमारे पार्टिसिपेशन चाहे इलेक्शंस में हो, चाहे सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स में हो, ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फाइनली पॉलिटिक्स का एक पर्पस होता है पब्लिक सर्विसेज। हर पॉलिटिकल सिस्टम का एक मेन गोल ये होना चाहिए कि वो अपने सिटीजन्स को एम्पावर करे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे और उनकी वेलबींग के लिए काम करे। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ये था हमारा डिस्कशन ऑन इंडियन और वर्ल्ड पॉलिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को समझना और उसका हिस्सा बनना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए अपने राइट्स और ड्यूटीज को समझकर एक इन्फॉर्म सिटीजन बनते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।